चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं और बात हम अयोध्या के राम मंदिर की करेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण अर्थव्यवस्था के लिए भी संजीवनी बन गया है। 2024 के बाद से अयोध्या की पर्यटन अर्थव्यवस्था में भारी वृद्धि हुई है, जिससे कि होटल, रेस्टोरेंट और स्थानीय कारोबारियों का कारोबार तो बढ़ा ही है, मुनाफे में काफी बढ़ोतरी हुई है। जी हाँ, देखिए, अब जब अयोध्या का श्री राम मंदिर संपूर्ण रूप से तैयार हो गया है, ऐसे में विशेषज्ञों का ये मानना है कि पर्यटन में कई गुना वृद्धि होगी और उम्मीद ये है कि 2028 तक पर्यटन के क्षेत्र में 18,000 करोड़ रुपए का राजस्व की कमाई हो सकती है। श्री राम मंदिर के संपूर्ण निर्माण से अयोध्या सिर्फ आध्यात्मिक, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं हुआ है, बल्कि अर्थव्यवस्था की तस्वीर भी बदलती दिख रही है। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से रामनगरी की आर्थिक सेहत भी सुधर रही है। अयोध्या के पर्यटन में अभूतपूर्व उछाल देखने को मिल रहा है। राम मंदिर के कारण अयोध्या अब देश में अध्यात्म का बड़ा केंद्र बन गया है, जिससे धार्मिक पर्यटन से राजस्व में काफी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। कारोबार जगत को उम्मीद है कि अयोध्या की पर्यटन अर्थव्यवस्था 2028 तक 18,000 करोड़ रुपए का राजस्व उत्पन्न कर सकती है, क्योंकि श्री राम मंदिर के संपूर्ण होने के बाद पर्यटकों का आवागमन बढ़ेगा। लाखों श्रद्धालु और सैलानी राम मंदिर और अयोध्या की आध्यात्मिक विरासत का अनुभव करने आ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या में पहले ही विजिटर्स की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि दर्ज की गई है। इस साल अक्टूबर के बीच यहां आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 22 करोड़ को पार कर गई है, जबकि 2024 में ये आंकड़ा 16 करोड़ 44 लाख ही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों से अयोध्या में सभी मंदिरों का दर्शन करने का आग्रह किया है। मैं आज हर देशवासी से कहूंगा कि वो जब भी राम मंदिर आए तो सप्त मंदिर के दर्शन भी अवश्य करें। ये मंदिर हमारी आस्था के साथ साथ मित्रता, कर्तव्य और सामाजिक सद्भाव के मूल्यों को भी शक्ति देते हैं। साथियों, हम सब जानते हैं, हमारे राम भेद से नहीं, भाव से जुड़ते हैं। उनके लिए व्यक्ति का कुल नहीं, उसकी भक्ति महत्वपूर्ण है। उन्हें वंश नहीं, मूल्य प्रिय है। उन्हें शक्ति नहीं, सहयोग महान लगता है। अयोध्या में इंडियन होटल्स, आईटीसी और छोटे और मध्यम आकार की होटल कंपनियां भी अपना चेन खोलने की घोषणाएं की हैं। इससे फेयर मार्केट वैल्यू में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है, जिससे होटल उद्योग के जरिए अतिरिक्त राजस्व की कमाई होगी। मंदिर के आसपास और प्रमुख रास्तों पर पूजा सामग्री, प्रसाद और स्मृति चिन्ह बेचने वाले दुकानदारों की आय भी कई गुना बढ़ गई है। वाराणसी के गुलाबी मीनाकारी के हस्तशिल्पियों की मोर की आकृति वाले ब्रोंज की भी जबरदस्त तरीके से डिमांड बढ़ गई है। राम मंदिर की रेप्लिका भी पर्यटकों को काफी पसंद आ रही है। अयोध्या के कारोबारियों का मानना है कि धर्म ध्वजारोहण और मंदिर के कार्यक्रमों के बाद पर्यटकों की आमद और बढ़ेगी, जिससे आय में और वृद्धि की संभावना है। अयोध्या के लिए ट्रेन और बसों की संख्या भी बढ़ रही है और टिकट बुकिंग में भी उछाल देखा जा रहा है, जिससे विशेषज्ञों का अनुमान सही साबित होने की संभावना बन रही है। इसके अलावा अयोध्या के आसपास के वाराणसी, मिर्जापुर जैसे आध्यात्मिक शहरों में भी धार्मिक पर्यटन रफ्तार पकड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की। तो अगर हम आपसे कहें कि आप साल भर चारधाम यात्रा कर सकते हैं, तो आपको लगेगा कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन ये सच है कि आप 12 महीने उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा कर सकते हैं, ठीक उसी तरह जिस तरह साल भर वैष्णो देवी की यात्रा चलती है। बिल्कुल, असल में उत्तराखंड में चारों धाम के लिए कपाट बंद हो गए हैं और डोलियां उनके शीतकालीन प्रवास में विराजमान हो चुकी हैं। जैसे केदारनाथ की डोली उखीमठ में है, बद्रीनाथ की डोली के दर्शन नरसिंह मंदिर में होंगे, गंगा की डोली की पूजा मुखवा में हो सकेगी और मां यमुना मैया की पूजा खरसाली के शनिदेव मंदिर में की जाएगी। आप भी इन जगहों पर जाकर शीतकालीन चारधाम यात्रा का पुण्य पा सकते हैं।
हर साल देश विदेश से श्रद्धालु इन कठिन रास्तों से होकर चारधाम यात्रा करने पहुंचते हैं और जब दर्शन कर लौटते हैं तो खुद को भाग्यशाली समझते हैं। हर साल चारधाम यात्रा करने वालों की संख्या नए रिकॉर्ड बना रही है। इस साल चारधाम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 51,04,000 के पार रही, जो अपने आप में एक नया रिकॉर्ड है। परंपरागत रूप से चारधाम की तीर्थ यात्रा अप्रैल या मई में शुरू होती है और सर्दियों की शुरुआत के साथ ही दीपावली के समय समाप्त होती है। सर्दी के मौसम में भारी बर्फबारी होती है और यात्रा करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए देवी देवताओं की डोलियों को पास के मंदिरों में ले जाया जाता है, जहां इनकी पूजा की जाती है। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने के साथ इस साल की चारधाम यात्रा का भी समापन हो गया, लेकिन इसी के साथ शीतकालीन चारधाम यात्रा की तैयारियां भी शुरू हो गयी। इसका मतलब ये हुआ कि शीतकाल में भले ही चारों धाम के कपाट बंद हो गए हों, लेकिन आप चाहें तो शीतकालीन गद्दी स्थल पर जाकर दर्शन पूजन कर सकते हैं। सभी यात्री यात्रा का एक अच्छा अनुभव लेकर गए हैं। मैं सभी यात्रा का संयोजन करने वाले हमारे तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे पंडा समाज के लोग हैं, धार्मिक सभाओं के लोग हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, सामाजिक संगठन हैं, हमारे प्रशासन के लोग हैं, घोड़े खच्चर वाले हैं। मैं सभी का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि श्रद्धालुओं की यात्रा को उन्होंने सुगम भी बनाया और सुरक्षित भी बनाया और अब हम अपनी शीतकालीन यात्रा की तैयारी शुरू कर रहे हैं। जल्दी ही शीतकालीन यात्रा को ठीक प्रकार से संचालित करेंगे और आने वाले वर्षों में चारधाम यात्रा और सुव्यवस्थित हो, उसके लिए अभी से प्रयास करेंगे। शीतकाल में बद्री नारायण की पूजा जोशीमठ के नरसिंह मंदिर में होती है, जबकि केदारनाथ की पूजा उखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में हो रही है। इसी तरह मां गंगा की पूजा उत्तरकाशी के मुगवा में की जाती है और यमुना मैया के पूजा दर्शन खरसाली में किए जा सकते हैं। सर्दियों में भी इन विग्रह स्वरूप के दर्शन के लिए दुनिया भर से श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं, क्योंकि ये सभी वो जगह हैं जहाँ भक्त सर्दियों के दिनों में आसानी से पहुँच सकते हैं। यानी सर्दियों में भी चारधाम यात्रा का पुण्य अर्जित किया जा सकता है। बात करें ऊखीमठ की, जहाँ भगवान केदार की चल विग्रह डोली विराजमान है। ऊखीमठ का संबंध द्वापर और सतयुग से माना गया है। यहाँ पर भगवान राम के वंशज राजा मांधाता ने भगवान शिव की तपस्या की थी, जिससे प्रसन्न होकर भगवान शिव ओंकार ध्वनि स्वरूप में यहाँ प्रकट हुए। तब से ये स्थान ओंकारेश्वर के नाम से भी जाना गया है। इसी तरह उत्तरकाशी में हर्षिल के पास स्थित है मुगबा गांव, जिसे मां गंगा का मायका कहा गया है। पिछले कुछ समय से यहाँ शीतकाल में दर्शन के लिए पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या तेजी से बढ़ी है। सर्दियों के दौरान देवी यमुना की डोली को यमुनोत्री के पास खरसाली के शनिदेव मंदिर में रखा जाता है। यहाँ भी शीतकालीन यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल होते हैं। जोशीमठ का नरसिंह मंदिर साल भर दर्शन के लिए खुला रहता है। सर्दियों में भक्त यहाँ पहुंचकर बद्री नारायण का आशीर्वाद ले सकते हैं। असल में इस शीतकालीन चारधाम यात्रा का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना है, साथ ही 12 महीनों भक्तों को चारधाम के दर्शन करवाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। पिछले दिनों यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने अपने 80 साल पूरे किए और गर्व की बात यह है कि इसका जश्न हमारे देश की विश्व धरोहर अजंता एलोरा में मनाया गया। 21 से 23 नवंबर तक चले समारोह एक्यम 2025 में 35 से ज्यादा देशों के राजदूत और राजनयिक शामिल हुए। जी हाँ, देखिए, इस समारोह को यूनेस्को और महाराष्ट्र पर्यटन विभाग के साथ कला और संस्कृति के क्षेत्र से जुड़ी संस्था सोपान ने आयोजित किया और इस दौरान एलोरा की गुफा 16 में, जो कैलाश मंदिर के नाम से जाना जाता है, भारतीय संस्कृति का उत्सव यहाँ पर मनाया गया। ये भारत की महान धरोहर की भव्यता का जश्न है। महाराष्ट्र के संभाजी नगर में मौजूद अजंता एलोरा केवल यूनेस्को की विश्व धरोहर भर नहीं है, ये भारत की वो शान है जिस पर हिंदुस्तान को नाज है।
आप जब अपना घर बनाते हैं तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग होती है, फिर उसके बाद घर का नक्शा बनाया जाता है, अप्रूवल होता है, बजटिंग होती है। लेकिन ये एलोरा वो केव्स हैं जिनको बनाने में 400 साल लग गए। 6 पीढ़ियों ने दिन रात मेहनत करके इन केव्स को तैयार किया है। क्या खास है इन केव्स में कि आज भी दुनिया यहाँ पर आती है इन्हें देखने के लिए। देश नहीं बल्कि विदेशों से भी सबसे ज्यादा फुटफॉल यानी कि सबसे ज्यादा सैलानी यहाँ संयुक्त राष्ट्र के 80 साल पूरा होने पर एक भव्य कार्यक्रम हुआ। कला और संस्कृति से जुड़ी संस्था सोपान, यूनेस्को, महाराष्ट्र पर्यटन विभाग और छत्रपति संभाजीनगर प्रशासन ने मिलकर इस कार्यक्रम को भव्य बनाया। इस कार्यक्रम में 35 देशों के राजनयिक, अंतर्राष्ट्रीय कलाकार और यूनेस्को से जुड़े लोग शरीक हुए। भव्य कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए यूके और न्यूजीलैंड के हाई कमिश्नर और फ्रांस, चीन, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, स्पेन और थाईलैंड के राजदूत भी पहुंचे। यूएनडीपी के कंट्री हेड ने भी भारत के धरोहर और यहाँ की संस्कृति को करीब से जाना और समझा। अजंता एलोरा भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं जिनको यूनेस्को ने लिस्ट किया 1983 में। तो हम वापस अजंता एलोरा आए हैं इस वर्षगांठ के उपलक्ष्य में और हम चाहते हैं कि हम कुछ क्रॉस कल्चरल करें। जो तमाम अलग अलग संस्कृतियां हैं दुनिया में उन सबको एक साथ लाएं और इसीलिए हमारी ये पहल है, जो हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसका विषय है ऐक्यम, यानी कि संस्कृत का शब्द जिसका मतलब है वननेस, यानी हम सब एक हैं। एलोरा की गोद में भारत की संस्कृति के इस उत्सव को ऐक्यम नाम दिया गया, जिसके मायने हैं एकता। इस कार्यक्रम के जरिए ये दर्शाया गया कि भारतीय कला और संस्कृति ने हमेशा ही दुनिया को एकता का संदेश दिया है। भारत की सांस्कृतिक संपन्नता का खजाना कितना विशाल रहा है, अजंता एलोरा की गुफाएं इसका जीता जागता प्रमाण हैं। 7 देशों से आर्टिस्ट यहाँ पे आज मौजूद हैं, म्यूजिशियंस, डांसर्स, टेक्निकल आर्टिस्ट्स और 30 देशों से ज़्यादा के डिप्लोमेटिक मिशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स छत्रपति संभाजीनगर, एलोरा और अजंता आए हैं और उनमें से कोई यहाँ पहले आया नहीं है। तो इसमें हमारा उद्देश्य ये था कि हम उनको यहाँ लाएं, इस रीजन को हाईलाइट करें, यहाँ पे टूरिज़्म बढ़े, क्योंकि ये जो देश हैं यहाँ से हज़ारों टूरिस्ट का इन साइट्स पे आने का पोटेंशियल है। ये कार्यक्रम केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत का उत्सव भर नहीं रहा, बल्कि इस खास मौके पर इतिहास से लेकर भारत की सांस्कृतिक चेतना की भी चर्चा हुई। This is a fantastic place to celebrate the 80 years of the United Nations. It's one of UNESCO's first World Heritage sites, right in the beginning when World Heritage was becoming. And it's a site that speaks really, if we take this Ellora Caves here, where the different religions, Jains, Buddhists, Hindus, all came together, lived together around this fantastic site. That's what the United Nations is about. I think it's a perfect site for it. So we're very happy with the things. A lesson to the extraordinary power of Indian civilization at its most energetic, most dynamic. The sculptures here, the extraordinary application of engineering and mathematics and science to the arts, to spirituality and to philosophy, which this represents. भारत की धरोहर और संस्कृति की गूंज विदेशों तक सुनी जा रही है। इसकी झलक एलोरा के कैलाशनाथ मंदिर के सामने नजर आई, जहां विदेशी कलाकारों ने शास्त्रीय संगीत और बैले के फ्यूजन की प्रस्तुति दी और इस सांस्कृतिक कार्यक्रम की थीम रखी गई थी ओमकार। It's the psychological messages and the means for connecting with the divine that each and every person who comes here has open to them. Now, that's not saying that everyone passes through and takes that opportunity, but it is here, it is available to us. And I was able to get a little bit of that with my wife and daughter. We were able to visit the Garbhagriha, we were able to see the Shivling, and we were able to chant, and it was very, very powerful. आज भारत की वैश्विक ताकत का लोहा दुनिया मान रही है। हमारी संस्कृति, हमारे त्योहार और हमारे तीर्थों की धमक पूरी दुनिया सुन रही है। यही वजह रही कि जब यूनेस्को ने अपने 80 साल पूरा किए तो उसका जश्न अजंता एलोरा में मनाया।
इस धरती से दुनिया तक ये संदेश भी गया कि भारत की माटी वसुधैव कुटुंबकम की उस खुशबू से महकती है जो यूनेस्को का भी संकल्प और लक्ष्य है। संभाजी नगर से नवजोत रंधावा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बात मौसम की, क्योंकि उत्तर भारत में सर्दी धीरे धीरे अपना रंग दिखा रही है, अपना असर दिखाना शुरू कर दिया सर्दी ने। भले ही पिछले दिनों ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई हो, लेकिन फिलहाल तो बारिश और बर्फबारी का बेसब्री से इंतजार हो रहा है। हालांकि पहाड़ों पर ज्यादातर जगहों में पारा काफी नीचे गिर गया है। कहीं कहीं तो माइनस में टेम्परेचर भयानक सर्दी का एहसास दे रहा है। वहीं कुछ जगहों पर खाली धूप तो कुछ जगहों कोहरा और धुंध भी माहौल में ठंडक का एक अलग एहसास लोगों को दिला रहा है। नवंबर का महीना बीतने को है, दिसंबर का आगाज होने वाला है। ऐसे में कुछ दिनों पहले पहाड़ों की ऊंची चोटियों पर बिखरा सफेदी का उजाला संकेत दे रहा है कि ठंड अब और बढ़ेगी। हालांकि ऊंची चोटियों पर बने इस बर्फीले मौसम का असर निचले पहाड़ों पर कोहरे, सूखी ठंड और धुंध के रूप में पड़ता नजर आ रहा है। हालांकि हिमाचल की राजधानी शिमला में धूप खिली खिली है, जो यहाँ सैर सपाटे के लिए पहुँच रहे सैलानियों को खूब भा भी रही है। लेकिन सुबह शाम का सर्द मौसम, गिरता पारा यहाँ भी लोगों को खूब महसूस हो रहा है। ऐसे में लोकल्स और सैलानियों को अब बारिश और बर्फबारी का इंतजार है, ताकि कोहरे और सूखी ठंड के तीखे तेवरों से राहत मिल पाए। मौसम विभाग के अनुसार नवंबर महीने में अब तक 92% तक कम बारिश रिकॉर्ड की गई है। शिमला में अधिकतम तापमान 15 डिग्री तक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि कई इलाकों में रात के समय तापमान में 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि राज्य के मौसम विभाग ने अभी हिमाचल के मौसम के शुष्क रहने की ही संभावना जताई है, यानी आने वाले दिनों में भी बर्फबारी बारिश के फिलहाल संकेत नहीं है। जो दिन के तापमान देखिए, मौसम ऑलरेडी साफ बना हुआ है और पूरे प्रदेश में जो अभी सनी वेदर, तो इसके चलते जो दिन के तापमान है प्रदेश में अभी सामान्य रिकॉर्ड किए गए। शिमला की बात करें तो 16 डिग्री के आसपास दर्ज किए, जो कि सामान्य ही है अभी रिकॉर्ड। देखिए अभी तो जैसे मैंने कहा कि 30 नवंबर तक प्रदेश में कोई संभावना नहीं है कि कहीं हर चीज़ में कोई स्नोफॉल हो, तो ओवरऑल अभी मतलब ड्राई ही रहेगा वेदर। एक अच्छी बारिश और बर्फबारी का इंतजार श्रीनगर घाटी में भी हो रहा है। इसी आस में सैलानी यहाँ आ भी रहे हैं, लेकिन साथ ही सैर सपाटा करने के लिए दिल को मजबूत करना पड़ रहा है, क्योंकि माइनस में गोता लगा रहा पारा जबरदस्त ठंड का एहसास करा रहा है। फिलहाल ऊंचे पहाड़ों पर पिछले दिनों हुई स्नोफॉल और बारिश अभी फिर कब होगी, इसके लिए इंतजार किया जा रहा है। लेकिन इस बीच मौजूदा सूखी ठंड, धुंध और कोहरे का असर मैदानी राज्यों में खूब दिख रहा है। कोहरे के आगोश में समाये उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीरें बढ़ती ठंड का एहसास करा रही हैं। लेकिन सुबह की सैर जैसा रोजमर्रा का काम भी तो जरूरी है, इसलिए लोग बाग सर्द मौसम में सेहत का भी ख्याल रखने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राजस्थान के सीकर में सर्दी सितम ढा रही है। खेतों में जमी ओस की बूंदें और फसलों पर बर्फ की परत बेतहाशा ठंड का एहसास दे रही है। सीकर उत्तर भारत का सबसे ठंडा क्षेत्र बना हुआ है, तो वहीं फतेहपुर शेखावाटी में भी पारा 2.5 डिग्री पर पहुंचा हुआ है। राजस्थान में इन दोनों ही जगहों के साथ लक्ष्मणगढ़ और आसपास के क्षेत्रों में पिछले कुछ दिनों से लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। फिलहाल तो हवा की दिशा उत्तर से बदलने और पहाड़ी इलाकों से आ रही बर्फीली हवाओं ने मैदानी इलाकों में मौसम को सर्द बनाया हुआ है। लेकिन इंतजार अभी पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का भी है, क्योंकि मौसम का वो बदला मिजाज ही कोहरे और सूखी ठंड झेल रहे राज्यों को राहत पहुंचाएगा। तब तक अपना ख्याल रखना ही समझदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बात 90 के दशक की ब्लॉकबस्टर फिल्म रंगीला की करते हैं। इस फिल्म में मुन्ना यानी कि आमिर खान और जैकी श्रॉफ थे। इस फिल्म से उर्मिला मातोंडकर घर घर में छा गई थी, यानी कि तब उस दौर में इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था और यही वजह है कि एक बार फिर इस फिल्म को सिनेमाघरों में रिलीज किया जा रहा है। इसी शुक्रवार को रंगीला री रिलीज होगी, जिसका हाई क्वालिटी वाला ट्रेलर लॉन्च किया जा चुका है। इसी पर हमारे संवाददाता धर्मेंद्र दुबे ने फिल्म के डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा से खास बातचीत की है।
90 के दशक की सुपर डुपर हिट फिल्म रंगीला फिर से रिलीज को तैयार है और इस समय हमारे साथ डायरेक्टर साहब खड़े हैं और सीधे इनसे ही बात करते हैं। सर, पहली वाली ही फिल्म से अभी जी भरा नहीं है और आप फिर से रिलीज कर रहे हैं, क्या वजह है? तो कुछ फिल्म ऐसे होते हैं कि उनका जो टाइम एस्पेक्ट नहीं है, इसलिए कि कैरेक्टर्स का जो बिलीवेबिलिटी है और स्टोरी का रिलेटेबिलिटी है। मेरा मतलब रंगीला जैसी कहानी एक एस्पायरिंग एक्ट्रेस है और एक टपोरी है, और वैसे जैसी कहानी 1990 में हो सकता है, 2025 में, 2035 में भी। और उस वक्त की जो गाने का पिक्चराइजेशन, जिस तरह की साउंड रहमान ने दिया, ऑल ऑफ दिस आई थिंक वी फेल्ट इवन फॉर द टुडेज जनरेशन विल बी वेरी वर्केबल। सर, बाकी स्टार कास्ट कहाँ है सर? आमिर खान, जैकी श्रॉफ और उर्मिला मातोंडकर आपके साथ दिख नहीं रहे हैं अभी, खुशी की बात है। They're all in various places, yeah. अच्छा सर, इस फिल्म से सबसे ज़्यादा अगर किसी को पसंद किया गया तो वो थी उर्मिला मातोंडकर, क्योंकि उनकी आपने हॉटनेस भी दिखाई, आपने उनकी चंचलता भी दिखाई। स्पेशली फिल्मों में आप बहुत ज़्यादा अपने हीरोइन को लेकर के चयन करते हैं, बड़े चूजी होते हैं। कैसे, क्या कुछ देखते हैं और क्या कहेंगे इस मुद्दे पे, क्योंकि आजकल की फिल्मों में उतने ज़्यादा हीरोइन को नहीं दिया जा रहा है एक्टिंग का मौका? सी, रंगीला का वन ऑफ द मेन रीजन है उर्मिला, देयर इज नो डाउट इन दैट। इसलिए कि शुरुआत का जब मैंने उर्मिला का एक गाना पिक्चरेशन में देखा था और मुझे लगा कि रंगीला की जो मिली का कैरेक्टर ये लड़की से बेटर कोई नहीं कर सकती। सो दैट वाज द एक्चुअली इंसेप्शन ऑफ रंगीला। उसके बाद मैं आमिर के साथ मैं शिवा के टाइम से बहुत बार मिला है। सो देन व्हेन आई केम एंड टोल्ड आमिर द स्टोरी, सो ही वाज आल्सो वेरी एक्साइटेड। हाँ, क्रिकेट प्रेमियों के लिए गुड न्यूज। आईसीसी ने अगले साल की शुरुआत में होने वाले T20 वर्ल्ड कप का स्केड्यूल का ऐलान कर दिया है। 7 फरवरी 2026 से शुरू होगा ये वर्ल्ड कप और इसका फाइनल होगा 8 मार्च 2026 को। और देखिए, गुड न्यूज से ये भी है कि आईसीसी ने भारत के पूर्व कैप्टन रोहित शर्मा को इस T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। पूरे 1 महीने के लिए अपनी तारीख बुक कर लीजिए, क्योंकि क्रिकेट के सबसे छोटे प्रारूप के सबसे बड़े महाकुंभ का वक्त अब करीब आ गया है। अगले साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की धरती पर आईसीसी T20 विश्व कप का आगाज होगा। मंगलवार शाम को आईसीसी ने इसकी घोषणा मुंबई में की। आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने टूर्नामेंट का कार्यक्रम जारी किया और इसी के साथ मौजूदा T20 विश्व कप विजेता भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी भी दी। रोहित शर्मा को 2026 के T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। रोहित शर्मा की कप्तानी में ही भारत ने 2024 T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता था, जिसके बाद उन्होंने इस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया था और अब ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर T20 वर्ल्ड कप को प्रमोट करने में अहम योगदान देंगे। It's a huge honor to be an ambassador of an ICC organization, and I was told by somebody just now that while playing, nobody has been announced as an ambassador of ICC. So it's a great privilege for me, and and a great honor as well. Yep, very thankful, very grateful. Hopefully, we can create again a magic that we created last year, with a different bunch of boys this time around. But yes, it's a huge task to win an ICC trophy. I have seen that personally as well with all these years. I've completed 18 years playing international cricket, and I've been fortunate enough to have won 2 recently, and then 2 at the very beginning of my career. And then in the middle, it was a huge drought where we couldn't win an ICC trophy. And I know how desperate we were as players, as team, as management to go and win that trophy. 2026 T20 वर्ल्ड कप में कुल 20 टीमें हिस्सा लेंगी, जिन्हें 4 ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, यूएसए, नीदरलैंड और नामीबिया है। ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, आयरलैंड, जिम्बाब्वे और ओमान को रखा गया है।
ग्रुप सी में इंग्लैंड, वेस्टइंडीज, बांग्लादेश, नेपाल और इटली है, जबकि ग्रुप डी में न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, अफगानिस्तान, कनाडा और यूएई शामिल हैं। भारत अपने अभियान की शुरुआत 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ करेगा, लेकिन असली रोमांच देखने को मिलेगा 15 फरवरी को, जब भारत और पाकिस्तान की टीम आपस में भिड़ेंगी। दोनों टीमें श्रीलंका के कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में भिड़ेंगी। एशिया कप के ड्रामेटिक फाइनल के बाद भारत और पाकिस्तान की टीमें पहली बार विश्व कप में टकराएंगी। भारत और श्रीलंका संयुक्त रूप से T20 वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं। भारत के कुल 5 वेन्यू पर T20 वर्ल्ड कप के मैच खेले जाएंगे, जबकि श्रीलंका के 3 वेन्यू पर टूर्नामेंट के मैच आयोजित होंगे। 2026 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला 8 मार्च को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। लेकिन अगर फाइनल में पाकिस्तान की टीम क्वालिफाई करती है तो फिर खिताबी मैच श्रीलंका के कोलंबो में होगा, क्योंकि पाकिस्तान अपने सभी मैच श्रीलंका में खेलेगा। इसी तरह सेमीफाइनल मैच कोलकाता और मुंबई में खेला जाना है, लेकिन पाकिस्तान की टीम अगर सेमीफाइनल में जाती है तो फिर से ये मुकाबला भी कोलंबो में खेला जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कैसे बॉलीवुड के ही मैन को याद कर रहे हैं उनके फैंस। देखिए, डिजिटल दौर में जबकि ज्यादातर लोग ऑनलाइन शॉपिंग पर भरोसा कर रहे हैं, वहीं सही प्रोडक्ट ढूंढना सबसे बड़ी चुनौती बन जाता है। लेकिन अब यह मुश्किल काफी आसान हो गई है। ओपन एआई ने ChatGPT का नया शॉपिंग रिसर्च फीचर लॉन्च किया है। और ये नया फीचर खरीदारी से पहले आपकी जरूरत, बजट और पसंद के मुताबिक सबसे बेहतर विकल्प सुझाता है। प्रोडक्ट की कीमत, क्वालिटी, स्पेसिफिकेशन और तुलना सब कुछ एक ही जगह आपको मिल जाएगा। यानी कि ये फीचर ऑनलाइन शॉपिंग का अनुभव पूरी तरह से बदलने वाला है। डिजिटल जमाना तेजी से आगे बढ़ रहा है। ज्यादातर खरीदारी लोग ऑनलाइन करना पसंद करते हैं, लेकिन इस काम में भी जो ज्यादा मुश्किल होता है वो है प्रोडक्ट को ढूंढना। मगर जरा सोचिए, अगर आपकी ये मुश्किल भी कम हो जाए तो। जी हाँ, ChatGPT ने अपना एक नया फीचर लॉन्च किया है, जहाँ शॉपिंग से पहले आप अपने लिए अच्छे विकल्प पूछ सकते हैं। ChatGPT शॉपिंग एक इंटरैक्टिव प्रोडक्ट रिसर्च टूल है, जो आपके सवालों के अनुसार गहरी जांच कर सही विकल्प सामने रखता है। ये GPT-5 मिनी मॉडल पर बेस्ड है और खास तौर पर खरीदारी से जुड़े फैसलों को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है। ये किसी भी प्रोडक्ट का पेज पढ़कर उसकी कीमत, क्वालिटी और स्पेसिफिकेशन जांचता है। भरोसेमंद स्रोतों से मिली जानकारी के आधार पर विस्तृत गाइड तैयार करता है। अलग अलग विकल्पों की तुलना कर आपको सबसे सटीक सुझाव देता है। इलेक्ट्रॉनिक्स, किचन टूल्स, ब्यूटी, फिटनेस, आउटडोर और होम इम्प्रूवमेंट, इन सभी क्षेत्रों में ये फीचर बेहद उपयोगी साबित होता है। और साथ ही कपड़े या एक्सेसरीज की तस्वीर देखकर तो उससे मिलते जुलते आइटम्स भी खोजकर दिखा सकता है। ChatGPT की खूबियां आपको सभी गाइडलाइन को बताती हैं। आपकी जरूरत, पसंद और बजट के हिसाब से ये आपको बेहतरीन विकल्प, फायदे नुकसान और ताज़ा जानकारी देता है। शुरुआत में बजट, ब्रांड, उपयोग का उद्देश्य जैसे आसान सवाल पूछकर ये पूरे रिजल्ट को आपके अनुसार ढाल लेता है। ये कीमत, उपलब्धता, रेटिंग और समीक्षाओं के लिए विश्वसनीय साइट्स चेक करता है और केवल ऑर्गेनिक डेटा ही देता है। हालांकि आप नॉट इंटरेस्टेड या मोर लाइक दिस कहकर अपनी खोज को तुरंत बदल भी सकते हैं। त्योहारी सेल, स्टूडेंट डिस्काउंट और रिटेलर ऑफर्स, सब कुछ एक ही जगह यहाँ मिल जाता है। और तो और पुराने चैट्स को ध्यान में रखकर ये और भी सटीक सिफारिशें देता है। इसके बाद एक साफ सुथरा विजुअल इंटरफेस खुलता है, जहां आप अपनी जरूरतें बता सकते हैं और तुरंत पर्सनलाइज्ड गाइड ले सकते हैं। ओपन एआई का ये नया शॉपिंग रिसर्च फीचर ऑनलाइन खरीदारी के अंदाज को पूरी तरह बदल देता है। यानी अब भ्रम, उलझन या लाखों पेजेस देखने की परेशानी नहीं है। सिर्फ साफ, समझदार और भरोसेमंद सलाह देगा ChatGPT का ये नया फीचर। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
वेटरन एक्टर धर्मेंद्र को श्रद्धांजलि देने के लिए सोशल मीडिया से लेकर फिल्म जगत तक की ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। इसी बीच राजस्थान के उदयपुर के एक यंग आर्टिस्ट हर्षवर्धन भी काफी सुर्खियों में है। पेशे से शेफ हर्षवर्धन ने अपनी ओर से धर्मेंद्र को दी अनोखी श्रद्धांजलि से सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है। दरअसल उन्होंने अपनी मशहूर तरबूज कार्विंग आर्ट का इस्तेमाल करते हुए धर्मेंद्र की तस्वीर ही तरबूज पर उकेर दी है। तरबूज पर बनाई गई इस कलाकृति में एक्टर का चेहरा इतना जीवंत और आकर्षक दिखाई दे रहा है कि देखने वालों को ऐसा लग रहा है मानो अभिनेता का पूरा व्यक्तित्व इस तरबूज पर ही उकेर दिया गया हो। फिलहाल तो हर्षवर्धन की ये अनूठी श्रद्धांजलि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है। चर्चा में अभी के लिए बस इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल। कल फिर मिलेंगे शाम 5 बजे चाय पर।